बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? काइंडली मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी टीचर, आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो अभी दो लोगों ने ज्वाइन किया है, अब तक और लोग ज्वाइन करें। जब तक मैं आप लोग को जो है कोर्स आउटलाइन का ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हमारे पास टॉपिक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। This course has three CLOs. Understand the role of ideology in shaping the constitutional framework. जो हमारा फर्स्ट फोकस होगा उसके अंदर हमने जो हमारे शुरू के लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम आइडियोलॉजी को कवर कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क में रहते हुए पाकिस्तान को किस तरह से रन करना है और गवर्नेंस के क्या रूल्स होंगे। Then second focus is the practical challenges that have been faced by Pakistan in crafting and implementing constitution and laws. यानी इन डिटेल हमें ये स्टडी करना होगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं और उनको हमें किस तरह से ये गवर्नमेंट हमें उन लॉज को किस तरह से फॉलो करवाती है। Number third is evaluate the ethical and legal dimension of constitutional provisions pertaining to rights and responsibilities of citizen of Pakistan. Being a Pakistani, we have some duties, we have some rights that how we follow the rules and regulations, how we follow the new constitution amendments, इन सबको देखते हुए हमें एज अ पाकिस्तानी अपनी जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारे लॉज हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स क्या दिए गए हैं या जो है एजुकेशन के हवाले से क्या आपके जो पाकिस्तानी सिटीजन है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, और फूड एंड हेल्थ के हवाले से क्या सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम सिटीजन्स को दे, ये क्या लॉज हैं, ये सब चीजें हमें इस पूरे कोर्स में कवर करनी होगी। पाकिस्तान स्टडीज का कोर्स, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टडीज का कोर्स भी पढ़ा था और अब वो आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कोर्स पढ़ रहे हैं। दोनों कोर्सेज नाम से हमें बहुत ज्यादा मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफ्रेंशिएट हम किस तरह से करेंगे। when we studied about the Pakistan studies, in which we cover the geographical location or climate changes or the culture, traditions, these all types of things. But in the Constitution of Pakistan, we will discuss the ideology and that the main pillars of the Islam in Pakistan. यार 12 बजे। आप लोग अपना माइक ऑफ कर दें। माइक और वीडियो ऑफ कर दीजिए। वेट एक मिनट वेट करें। जी, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कोर्स का ओवरव्यू दे दिया, तीनों उसके सीएलओस आपको डिफाइन कर दिए कि हमें इस कोर्स में क्या क्या कवर करना है। Now here are the topics in which some topics we have already covered, like definition of ideology and ideology of a nation, history of Islam और consequences of 1857 war। ये टॉपिक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम सोसाइटी भी हम पढ़ चुके हैं। देन टू नेशन थ्योरी, इस टॉपिक को भी हमने काफी टाइम दिया, इसके सारे हमने कॉन्सेप्ट और सब चीजें देखी है कि टू नेशन थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द अलीगढ़ मूवमेंट, सिमिलर डिपुटेशन और खिलाफत मूवमेंट मैंने नहीं आप लोगों को कवर करवाया था। खिलाफत मूवमेंट हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के कंपोनेंट्स क्या है, किन चीजों के ऊपर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बेस करती है। वो है सोवरेनिटी, यानी तमाम इख्तियारात किसको हासिल है या किस चीज को
किसको बेस बना के हमें अपनी जो है अपने मुल्क की लॉस की सब चीजों की बुनियाद रखनी है। टॉलरेंस, फ्रीडम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। We will cover these all topics in today's lecture. So now most of the students have joined us. So we start our lecture. Ideology is a system of beliefs and principles. It guides political, social, and economic structure, provides direction and identity to a nation. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल। हमारी जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी बनाई गई है वो इस्लामिक प्रिंसिपल से बनाई गई है कि सोवरेनिटी किसके पास होगी, ये सब चीजें हम आगे देखते हैं। और आइडियोलॉजी और किन चीजों पे बेस करती है कि रिलीजन पे बेस करती है आपकी, दूसरा कि आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी या पॉलिटिकल जो आपकी पिलर्स होंगे वो क्या होंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा। ये हमें डायरेक्ट करती है आइडियोलॉजी के हाउ वी विल लुक आफ्टर और हाउ विल follow the rules in a yeah, as a nation। ये आइडियोलॉजी की डेफिनेशन भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आइडियोलॉजी या डिफाइन आइडियोलॉजी, so you can write it in your own words or you can write these sentences। फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इट बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो किस वजह से, टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे पाकिस्तान हमने हासिल किया। इट हैज सम इस्लामिक वैल्यूज, सेपरेट होमलैंड्स फॉर मुस्लिम, ऐसे कुछ की पोस्टुलेट्स लिखे गए कि टू नेशन थ्योरी किस तरह से बनी थी। इसकी इस्लामिक वैल्यूज देख के और मुसलमानों ने मुतालबा किया था अपना सेपरेट होमलैंड के लिए। लीडरशिप ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर मुस्लिम लीडर्स, इन सब की रहनुमाई में टू नेशन थ्योरी जो है बनाई गई। उसके बाद टू नेशन थ्योरी के ऊपर वर्क हुआ, मूवमेंट चली, एंड देन वी हैव गॉट पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। Hindus and Muslims were two separate nations. Differences in religion, culture, traditions and laws. ये तमाम religions and traditions के cultural difference की वजह से two nation theory develop हुई। Demand for separate Muslim states. Now we have the main topic, core components of ideology of Pakistan. What are the core components? Sovereignty के अंदर हमारे पास आ जाता है tolerance, freedom, Islamic democracy, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट। टॉलरेंस से क्या मुराद है, कोई स्टूडेंट अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि व्हाट इज टॉलरेंस, आप अपना हैंड रेस का ऑप्शन यूज करते हुए बता सकते हैं, फिर मैं जिसका नाम लूं वही आंसर देगा। व्हाट इज टॉलरेंस? रूहान अब्बासी, यस बताइए। मिस किसी चीज को बर्दाश्त करना। तो एज अ नेशन हमें क्या बर्दाश्त करना? टॉलरेंस, ये तो आपने लफ्जी मैंने बता दी ना। इन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान व्हाट इज टॉलरेंस? Anyone else who can reply? What is tolerance in a nation, or which type of tolerance we need as a nation or in a country? अरीबा हमाद बताइए। मिस इन अ नेशन, एक नेशन के अंदर टॉलरेंस का मतलब होता है कि जैसे किसी लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस, इवन दो आपके लाइक पर्सपेक्टिव या ओपिनियन से डिफरेंस हो तो उसे लाइक बजाय इसके कि लाइक आप उस पर लड़ो, आप उसे टॉलरेट कर लो। ठीक है, और कोई बताए? फैसल खान आप बताइए, व्हाट इज टॉलरेंस इन अ नेशन? जी फैसल। फैसल लग रहा है ऑनलाइन ये क्लास ज्वाइन करके चले गए। माहीन आप बताइए। बोले फैसल, बोले। मैम, टॉलरेंस का ये भी मतलब है यानी किसी की बात, रवैया या मुश्किल हालत को गुस्से के बगैर बर्दाश्त करना।
ठीक है, तो एज अ नेशन इसकी क्या रिस्पेक्ट, ये तो आपने तो क्लास में भी बात होती है, लेकिन बीइंग अ नेशन या बीइंग अ कंट्री के अंदर इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे टॉलरेंस क्या है? देखिए, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, मैं बताती हूँ आप लोगों को, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस से क्या मुराद है। हमें किस चीज को बर्दाश्त करना है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। या अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते थे तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं। तो हमें टॉलरेंस ये करना है कि हमें उनके कल्चर को बर्दाश्त करना है, हमें उनके रिलीजियस वैल्यूज को बर्दाश्त करना है। या हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने गिरजाघर में नहीं जाओ, या तुम अपने जो है चर्च में नहीं जाओ इबादत करने, इस तरह की कोई बात हमें नहीं करनी। ये हमें मजहबी रवादारी का ख्याल रखना है, टॉलरेंस का आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बनती है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी होती है या पॉलिटिकल पार्टी के अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी का जो है अपना अपना कॉन्सेप्ट है या अपना अपना नजरिया है कि हम इस चीज को लेके चलेंगे, हम इस चीज पे काम करेंगे। तो आप किसी को जो है उसके रूल्स को या उसकी चीजों को गलत नहीं कहेंगे। आपने एक दूसरे के अंदर अपने अंदर जो है बर्दाश्त का मादा रखना है, दैट इज नोन एज टॉलरेंस। एनी क्वेश्चन? नाउ फ्रीडम, फ्रीडम भी टॉलरेंस से मिलता जुलता ही है। फ्रीडम के अंदर क्या है, हमारे पास थोड़ी आजादी। किस चीज की आजादी? अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आजादी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम का आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए न्यूज पब्लिश की जाती है। अब ऐसा ना हो कि आप किसी न्यूज, अब देखते हैं ना कोई प्रोग्राम्स इस तरह के आ रहे होते हैं जो करंट सिचुएशंस के ऊपर होते हैं, या किसी होटल रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बना के दे रहे होते हैं कि यहाँ पे काम ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन उस फ्रीडम के अंदर आप किसी की जो है दिल आजारी नहीं कर सकते, या आप जो है कुछ इस तरह की बगैर रिसर्च की हुई न्यूज पब्लिश ना करें। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप हर बात या कोई बात ऐसी है जो कि मुल्क की तहफ्फुज के लिए जरूरी है, कोई खबर ऐसी आ गई है जो कि अभी कंफर्म नहीं है, कि अगर वो खबर पब्लिश कर दी, न्यूज अनाउंस कर दी, तो हो सकता है आपके लोगों के अंदर जो है थोड़ी कुछ इश्तियाल अंगेजी पैदा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े या फसाद शुरू हो जाए, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आपकी यूनिवर्सिटी को भी एक हफ्ते के लिए क्लोज किया गया है। तो ये सारी इस सिचुएशन के अंदर जो खबरें आ रही थी, कुछ चैनल्स होते हैं कि पहले वो देने के चक्कर में कि हम सबसे पहले ये न्यूज देते हैं, कोई भी न्यूज आपने उसके ऊपर चला दी अपने चैनल के ऊपर। तो फ्रीडम के अंदर हमें अपनी चीजों का ख्याल रखना है। कौन, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फ्रीडम की बात की मैंने, देखिए फ्रीडम बहुत सारी तरह की है। जैसे आपकी अखलाकियात की भी फ्रीडम है, आपको आजादी दी गई है कि आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जा सकते हैं, कहीं भी घूमे फिरे, पार्क में जाएं, यूनिवर्सिटी में रहें, या जहाँ भी है। लेकिन आपके फ्रीडम के अंदर ये ख्याल रखना है कि आपकी मजहबी या आपकी अखलाकियात क्या है। आपको अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना है, आपको किस तरह से रहना है एक सोसाइटी के अंदर। हमारे अंदर जो है, अगर मैं अखलाकियत की बात करूँ या मेल एंड फीमेल की बात करूँ, तो हमारे रिलीजन ने आपको एक तमीज सिखाई है, अदब सिखाया है कि आपने अपने अपने हुदूद में रहना है, ठीक है। इन चीजों का भी ख्याल रखने में, ये चीजें यहाँ पे इसलिए मेंशन करना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अक्सर देखती हूँ और लोग देखते हैं कि हम अपनी अखलाकियात से या हम अपनी जो है ना आजादी का गलत फायदा उठाते हैं। आपको आजादी हासिल है, आप क्लास के बाहर बैठे हैं, आप बातें करें, आप ग्रुप में भी हैं तो आप रहें, लेकिन आपने अपनी लिमिट्स का भी ख्याल रखना है कि आप लोगों की लिमिट्स क्या है। आप एज अ रिलीजियस, आप लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके ऊपर जो है ना बहुत सारे फराइज भी हैं कि आपको वो भी फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रीडम में ये नहीं कि आप कहीं बैठे हुए आजादी से, आपने कुछ खाया पिया, कचरा आपने वहीं फेंक दिया, ये भी एक आपकी आजादी के अंदर ही आता है। आपको आजाद मुल्क इसलिए नहीं दिया गया है कि आप जो है वहाँ बिल्कुल ही आजाद है। आजाद मुल्क इसलिए दिया गया है कि वहाँ आप अपने रिलीजन को, आप अपने कल्चर को फॉलो कर सकें। देन इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी से क्या मुराद है कि जो यहाँ पे हुक्मरान हम रखेंगे या हुक्मरानों का जो सेटअप है कि किस तरह से वो आएंगे, वो एक इस्लामिक डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए आएंगे। वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? ये वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट जो है ना, हमें ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चलता आ रहा है, ठीक है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जितने भी आपके खुलफाए राशिदीन हैं, जब ये आते थे हुक्मरानी के ऊपर, तो इनकी बहुत सारे इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती थी, ये अपने ऊपर लेते थे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। अब ये नहीं कहते थे कि कहने में हम
हम कैसे पूरे शहर की खबर रख सकते हैं जब तक कुछ था ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, कोई सोशल वेबसाइट्स नहीं थी, कुछ नहीं था कि अगर किसी घर में या किसी इलाके के अंदर कोई बात हुई हो और वो उन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगे तो वो इस बात से बरी जिम्मा हो जाए कि मुझे तो पता ही नहीं चला। जब वो रातों को खुद निकलते थे हुलिये बदल के, जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे, और लोगों के घरों का ख्याल रखते थे कि वहां पे कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही, कोई गरीब कोई भूखा तो नहीं है, कि किसी को खाना वगैरह सबको टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, किसी घर के हालात कैसे हैं, इन सब चीजों की जो मेन आपके अमीर होता था रियासत का, वो खुद इन चीजों का ख्याल रखता था। तो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, फिर वहां पे अगर जक़ात की तकसीम है, जक़ात अगर रमजान शरीफ में सब लोग निकालते हैं तो जक़ात की तकसीम किस तरह से करनी है, क्या वो सही हकदार लोगों तक जा रही है नहीं जा रही, जक़ात के अलावा किसी को मदद की जरूरत है तो वो किस तरह से मदद की जाएगी, ठीक है, किसी का राशन है या कोई किसी को कपड़े की जरूरत है, जो भी मकान की जरूरत है, वो सब ये जो इनका खजाना, खजाना तो नहीं, उस दौर में कहाँ खजाने होते थे, बस थोड़ा बहुत जो ये जंग वगैरह होती थी तो जंग के दौरान आपको जो माले गनीमत मिलता था उसी से मुसलमानों की मदद की जाती थी या मजीद जंगी तैयारियां की जाती थी। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ये है। अब हम एक मॉडर्नाइज दुनिया में आ चुके हैं, तो मॉडर्नाइज वर्ल्ड के अंदर हमारे पास वेलफेयर स्टेट से बात किया, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, फिर हमारे पास बैतुल माल बना हुआ है, और जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के यतीमों के लिए हैं, या जो है जैसे कि किसी के पेरेंट्स नहीं है या पेरेंट्स हैं या जो भी है, किसी के पास घर के रहने का नहीं है तो उनके रहने का रिहाइश का बंदोबस्त, ये आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। एजुकेशन को आम करना, जनरल एजुकेशन को जो है सस्ता करना या फ्री ऑफ कॉस्ट करना, जैसे स्कूल्स कॉलेज यहाँ तक की एजुकेशन हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ कुछ अमाउंट है जैसे एग्जामिनेशन फीस और इस तरह की फीस, लेकिन अब कोर्सेज भी फ्री में मिलते हैं, यूनिफॉर्म भी यूनिफॉर्म नहीं मिलती लेकिन कोर्स वगैरह फ्री में मिल जाता है आपको। तो ये आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर साथ साथ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे वो पढ़ाई का निजाम भी बेहतर बनाते हैं। इन्होंने बिल्डिंग आपको फ्री दे दी, इन्होंने आपको टीचर्स फ्री दे दिए, इन्होंने आपको कोर्स फ्री दे दिया, लेकिन जो इंतजाम था ना वो उन्होंने खुद नहीं संभाला। उसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आगे बहुत ज्यादा प्रमोट कर गया। अब इतनी महंगी महंगी फीसेस देके हमें जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी फैसिलिटी तो ले लें, फ्री यूनिफॉर्म और इन सब चीजों की, लेकिन हमें वहाँ की एजुकेशन का नहीं पता, कि कोई एक आध ही किसी स्कूल का सुनने को मिल जाता है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ना वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं किया। तो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज इंक्लूड है कि आपकी एजुकेशन, आपका जो फूड, हेल्थ, इन सब की जिम्मेदारी जो है आपकी गवर्नमेंट के पास है। तो यही हमारे या किसी भी मुल्क की आइडियोलॉजी के अंदर ये तमाम चीजें इंक्लूड होती है। इस्लामिक डेमोक्रेसी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इंक्लूड होगी, बाकी ये दोनों तीनों चीजें जो है किसी भी एक गुड कह लेंगे नेशन के लिए जरूरी है। Sovereignty belongs to Allah Almighty. Authority exercised by people as spared trust. नो लॉ अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं किया जाएगा कि कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। शरीयत जैसे आप देखते हैं ना, जब भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी किसी भी नई चीज के ऊपर बहस हो रही होती है या कोई भी नया लॉ आने वाला होता है तो उनका एक अलग से शरिया बोर्ड होता है। उस शरिया बोर्ड के अंदर तमाम जो आपके मकतब फिक्र के लोग हैं उसके उलमा शामिल होते हैं, और जब वो तमाम उलमा उस लॉ को पास कर देते तभी कोई आइन पाकिस्तान के अंदर जो है आता है। डिक्लेयर्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ये बात कब तय हुई? जब अभी हम रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे कुछ अरसे में, दो तीन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए। 1949 का जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि 1947 में आजादी हासिल हुई, उसके बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया 1949 के अंदर, उसके अंदर ही ये बात तय हो गई थी कि जब भी हम कोई लॉ पास करेंगे पहले उसको शरिया की रूह से देखेंगे कि क्या वो कुरान और सुन्नत के अक्कासी कर रहा है या नहीं। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, टॉलरेंस मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, नो कंपल्सन इन रिलीजन, इक्वल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। अगर जो है जॉब के लिए किसी पोजीशन है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि भाई सिर्फ मुसलमान लोग अप्लाई करें, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसके अंदर फिर जो मेरिट के ऊपर आएगा आप उसको जो है वहां पे उसको जॉब देनी होगी। रिलीजियस फ्रीडम गारंटेड, और रिलीजियस फ्रीडम गारंटेड होगी, यानी उनका अगर होली का डे है या उनका क्रिसमस डे है तो जिस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं उस तरह से सेलिब्रेट होगी, उनको उस दिन पब्लिक हॉलीडे भी असाइन किया जाएगा। मुसलमानों को ईद पे पब्लिक हॉलीडे मिलता है, इस तरह से क्रिश्चियंस को 25 दिसंबर को मिलेगा। इसके अलावा और जिसके होली, हिंदूज की होली होती है उनके लिए जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको रिलीज दिया जाएगा अपनी
रिलीजियस एक्टिविटीज को सेलिब्रेट करने के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यानी कि आप इकोनॉमिक फ्रीडम से क्या मुराद है कि कोई भी काम ऐसा करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए वो फाइनेंशियल काम जो है करना है, और उसके टैक्सेस वगैरह इन सब चीजों को भी पे करना है। पॉलिटिकल फ्रीडम है आपके पास, इन पॉलिटिकल फ्रीडम का आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि कहीं भी एहतजाज करने पहुंच जाए, रोड ब्लॉक कर दें। आपको कुछ जगहें बताई गई है, कुछ इस तरह के हमारे पास बड़े पार्क है, सेमेस्टर पार्क, जिन्ना ग्राउंड और प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, अब वहां जाके सारे राय का इजहार करें। ये नहीं कि आप किसी भी चौक को बंद कर दें, किसी भी यूनिवर्सिटी के आगे बैठ जाएं, वहां धरना देना शुरू कर दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद के आप बोल सकते हैं, हर टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी बात करें कि जिससे जो है आपकी कंट्री का अमन और अमान और सुकून, या कोई रिलीजियस इस तरह की बात ना हो जाए कि आपस में दो फिरकों की या दो रिलीजन की लड़ाई हो जाए। क्योंकि जब रिलीजन के ऊपर बात आती है तो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। रिलीजन के साथ साथ कौमों के ऊपर जब बात आती है, यानी हमारे यहाँ ये डिवीजन है, ये बोलना गलत नहीं है कि पंजाबी, सिंधी, बलोची ये लोग डिवाइड होकर रह रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी नहीं रहे। तो अब उसमें क्या है, किसी ने किसी को सिर्फ इस तरह से उसके कौम के नाम से पुकार दिया तो वो भी उसको बुरा लग सकता है। तो भाई आप इस तरह की बात क्यों करें? पाकिस्तान बनाया गया है यूनाइट होने के लिए, इसलिए नहीं बनाया हुआ कि आप किसी को बोल दें बलोची, किसी को बोल दें पंजाबी। और इस बात पे जो है आप, बहुत सारे लोग इस तरह से बातें करते हैं, सिंधी ऐसे होते हैं, बलोची ऐसे होते हैं, या ये बलोची है तो उसने ये कर दिया, या ये पंजाबी है तो उसने ये कर दिया, या ये उर्दू स्पीकिंग है तो ये ऐसा है। इस तरह से नहीं करना आपको, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच रखनी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ अपनी अखलाकियात को, अपनी जबान को कंट्रोल में रखना है। ये तमाम चीजें ऐसी होती है जो कि आपके इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बनाती है। और ये हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है कि इस तरह से बात करना, इस तरह से किसी को टॉन्ट करना। ये देखें, अगर आप इस्लामिक वैल्यूज की बात करें ना, तो हमारे मजहब में भी जो शख्स लान तान करता है, जो शख्स ताने देता है, उसको मजहब में भी अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने ये इस चीज की जो है ना लोगों को वईद सुनाई है कि आपको बात बात पे ताने देने वाला इस तरह का इंसान नहीं बनना है। मुझे अभी एक पूरी हदीस कोट करनी नहीं आ रही, इसके बारे में हदीस है। और वो ताने, वो सिर्फ मैं आपको कौम के हवाले से नहीं कह रही, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आप उसको मुसलसल टॉन्ट किए जाए, तुम तो ऐसे हो पढ़ने में, तुम ऐसे हो, और तुम्हारे तो जो है अगर उससे अच्छे नंबर आ गए यकीनन तुमने चीटिंग करी होगी। तो इस तरह की बातें करने से गुरेज करें, कम बोलना अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए फजूल बातों से थोड़ा थोड़ा परहेज किया करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, अपने इखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करें। 1956, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमारे पास जो है ये तीन तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर बने, और इससे पहले 1949 भी था, फिर 1956, 1962 और 1973। ये जो इसके अंदर बुलेट्स में इस तरह से आया हुआ है कि 1956 के अंदर ही तरमीम होती गई, फिर 1962 हुआ ना, फिर 1973, फिर 1973 के बाद भी अभी 2000 के उसमें सेंचुरी के अंदर कोई एक दो आर्टिकल नंबर 17 या आर्टिकल नंबर 13 इस तरह उसके अंदर भी कुछ तरमीम की गई। और वो, लेकिन अभी जो हमारे पास करंटली स्टेब्लिश है वो क्या है, या 1973 का आइन है। अच्छा ये बताएं, मेरे बैकग्राउंड में आप लोग को शोर की आवाज आ रही है? नो मिस। नहीं आ रही, चलें ठीक है, वरना मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, साथ में बिल्डिंग बन रही है। नेक्स्ट टाइम से मैं किसी और क्लास में रिकॉर्डिंग करूंगी। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स देख लेते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड, जो भी राइट्स हैं वो सबको दिए जाएंगे। फेडरल स्ट्रक्चर यानी वफाकी निज़ाम होगा, हर सूबे का अलग निज़ाम होगा, हर सूबे का अलग जो है वजीर आला होगा जो इनकी चीज़ों को या इनके मामलात को देख रहा होगा, फिर उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उसको देखेंगे। हर सूबा अपने बारे में इख्तियार फैसला लेने का हक रखता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर यही कि पार्लियामेंट में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनके नुमाइंदा जो लीडर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे, वो अपने जो है अपने इलाकों के, अपने शहरों के, अपने सूबों के मसाइल वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और सब मिलके अगर कोई नेशनल मसला है तो सब मिलके उसका कोई वाहिद हल निकालेंगे, और जिसपे सब एग्री होंगे वही हमारे पास जो है आइन बनेगा, या वही हमारे पास लॉ पास होगा।
Sovereignty belongs to Allah. Democracy, freedom, equality ensured. ये 1973 के की फीचर्स थे कि 1973 का जो मुकम्मल आइन है वो इन 3 चीजों के ऊपर बेस कर रहा है। उसके अंदर ये 3 चीजें ज्यादा डिस्कस की गई है कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा अख्तियार किसके पास होगा, वजीर आजम के पास क्या अख्तियार होगा और वजीर आला के पास, या क्या नाम है। अच्छा जी, रूहान का कोई क्वेश्चन है जी? रूहान बोलिए। मिस 73 का आइन किसने बनाया था? 1973 का आइन हमारे पास काफी सारे लोग इसके अंदर इंक्लूड थे, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता। जब हम 1973 का आइन पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी डिटेल्स मेरे पास डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, तो वहां से हम पढ़ेंगे इसको साथ में। अच्छा, sovereignty belongs to Allah, democracy, freedom, equality ensured, protection of minority rights, independent judiciary। इसके अंदर जो मसाइल या प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर बात की गई, और फ्रीडम किस हद तक देनी है, किन चीजों पे देनी है, इक्वालिटी जो है उसको डिस्कस किया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारे पास जुडिशरी के इदारे होंगे, लॉज या जजेस वगैरह होंगे, वो किसी के इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी उनके ऊपर ये नहीं होगा कि वो किसी सदर का कहना माने या किसी वजीर आजम का कहना माने या जो वो बोले वो करे, बल्कि ये इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि अगर सदर और वजीर आजम या वजीर आला ये लोग भी कोई गलती करते हैं तो वो भी उनके कटहरे में खड़े होंगे और ये उनको जज कर सकते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई सजा है तो वो सजा लॉ के तहत वो उसको अप्रूव करेंगे। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट्स के इक्वेलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा मेन है जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत आम है, किसी किसी तरह से भी मार दिया जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसके अंदर गलती हो, एक तो होता है ना बाय मिस्टेक एक्सीडेंट होना, एक होता है कि भाई आपकी लापरवाही थी, आपने इस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो किसी की जान चली गई, दूसरा प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो इतने स्ट्रॉन्ग आपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाने, और हो सकता है बने हुए भी हों, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना। फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये कि आपकी ये सब चीजें पास तो हुई हुई, अप्रूव तो हुई हुई है, लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटेशन आपको करवानी है। जो हमारे पास फुकदान है ना, इस चीज का है कि लॉस तो सारे बने हुए हैं लेकिन लॉस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये एक बहुत ज्यादा जरूरी मैटर है किसी भी इंसान की जिंदगी का, कि उसकी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों के साथ पता नहीं आपकी क्लास में डिस्कस किया था या नहीं डिस्कस किया था, कि पहले के किसका नाम बता रहे थे हम, किसी बादशाह का जिक्र कर रहे थे, सरूरी इस तरह से कोई नाम था उनका, शाह सरूरी इस तरह से कोई नाम था, हम लोग जब सारे बादशाह वगैरह पढ़ शेरशाह रहे थे। सूरी। रिपीट करेगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, हाँ, उनके बारे में बताया था कि उनके टाइम पे जो है वो इतना ज्यादा उन्होंने पावरफुल वहां पे अपना इम्प्लीमेंट किया हुआ था लॉस को, कि कोई भी जो लोग तिजारत के लिए या काफले बाहर जा रहे होते थे, या मगरिब के बाद अगर सफर कर रहे हैं और अमूमन मगरिब पर अंधेरा हो जाता है, लोग सो जाते हैं, तो उनको ये फिक्र नहीं होती थी कि हम अपने घर जाएं या हम अपना माल तिजारत या हम अपना माल मवेशी जो है उसको किसी महफूज मकाम पे बांधे छुपाएं और फिर हम जो है ना सोएं, बल्कि वो क्या करते थे, अपने जो उनके एनिमल्स वगैरह होते थे साथ में मवेशी वगैरह, उसको कहीं बांधते नहीं थे, उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, जो भी उनका माल वगैरह होता था साथ रखते थे और वहीं कहीं पे भी खेमा वगैरह डाला, सो गए, सुबह उठी दोबारा जो उठे दोबारा अपना सफर स्टार्ट किया, क्योंकि उनको यकीन होता था कि अगर किसी ने हमारी कोई चीज चोरी करी तो उससे हमारे हमें बिल्कुल प्रॉपर इंसाफ मिलेगा, और चोर को पता होता था कि उस वो वाकई पकड़ा जाएगा और उसको बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। तो पहले तो सजा भी यही होती थी कि आपके चोर के हाथ काटे जाएंगे, ठीक है, या उसका घर कलम कर दिया जाएगा। तो इस डर की वजह से कि उस वहां पे राइट्स पे अमल होता था तो कोई गलती करने का सोचता ही नहीं था। अब जब यहाँ पे राइट्स पे अमल हो नहीं रहा, पता है कि हमें इंसाफ बहुत देर में मिलेगा, या अगर हमने किसी के साथ कोई गलत करा है, ये बंदा सोचेगा कि यार मैं कोर्ट में अप्लाई करूँ और पेशियां भुगतूं, इतने सारे चक्कर लगाऊं, इतने दिनों में जाके जो है मुझे सही नतीजा मिलेगा, और मेरी इतनी फीस लग जाएगी लॉयर्स की, और मेरा आना जाना इतना मुश्किल हो जाएगा, मैं अपनी जॉब पे कैसे जाऊंगा, या अगर मैं ये सोच के ही बहुत सारे लोग जो है FIR नहीं दर्ज करवाते, मुकदमा नहीं चलाते, इन सारी वजूहत की वजह से कि उनको इंसाफ बहुत देर में मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स बना दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें हैं, लेकिन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, या अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो हमारा इदारों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हमारी हुकूमत को और आवाम को, हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम में अपना ट्रस्ट डेवलप करे।
हमारे पर ट्रस्ट होगा तो हम अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स के लिए। हम इवन गवर्नमेंट स्कूल्स का रुख नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स, अब कुछ एक दो स्कूल, जैसे अभी एक जमात इस्लामी ने नाजमाबाद के अंदर एक स्कूल को ओन किया है। वो स्कूल कोई 50-60 साल पुरानी इमारत थी, राशिद मनास कॉम्प्लेक्स के नाम से, आप उसको सर्च भी करके देख सकते हैं। तो वो बता रहे हैं स्कूल वाले कि जब ये स्कूल तामीर हुआ था उसके बाद से स्कूल के अंदर अब कलर हुआ, अब पेंट हुआ है। अब उन्होंने बहुत अच्छा उसको मॉडर्नाइज करके स्कूल बना लिया, किसी भी बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह, लेकिन उसको उन्होंने ओन किया एक स्कूल को। अब इस तरह से लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। पहले स्कूल के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है उन्होंने जमात इस्लामी ने इस स्कूल को अपने अंडर लिया है। इसके टीचर्स वगैरह सब चीजें उन्होंने मतलब सख्ती की है, वहाँ पे पढ़ाई का निजाम थोड़ा बेहतर बनाया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है गवर्नमेंट का वो। और अब उस स्कूल के अंदर 750 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं एडमिशन के, क्योंकि आपने ऐसा काम करके दिखाया कि आवाम के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हुआ। तो जब तक गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करेगी कि आवाम पे ट्रस्ट डेवलप हो, तो आवाम जो है ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प नहीं मांगेंगे या उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के हवाले से गवर्नमेंट काम कर रही है, काफी सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है, एचएससी की स्कॉलरशिप भी मिलती है, और आपको बाहर जाने के लिए भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे उसके अंदर थोड़ी धांधली भी है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट हमारे पास होगी। जुडिशरी के अंदर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स होती है जो कि फैसला करती है। पहले हाई कोर्ट में जाता है, फिर और ज्यादा कोई बहुत ही कौमी नेशनल मसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और बाकी जो छोटे मोटे आपके मसाइल होते हैं उसके लिए छोटे छोटे जजेस कमरा अदालत बने हुए होते हैं छोटे छोटे, वहां पे लोग जाते हैं, उनके मसले उसी छोटी सी अदालत के अंदर, जैसे ड्रामो भी अक्सर दिखा रहे होते हैं कमरा, तो कोर्ट के अंदर भी ऐसे कि डिफरेंट, एक दफा मैंने विजिट किया था इसलिए मुझे याद है कि डिफरेंट कोर्ट्स ना सेक्शंस बने होते हैं। अब उसकी अदालत अलग होती है जिसके अंदर चोरी वोरी इस तरह के मसाइल हल हो रहे होते हैं। एक अदालत होती है जो घरेलू मसलों की होती है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम करनी है, इस तरह कोई है, तो उसके अंदर सब लोग आते हैं साइन वाइन करा, वो प्रॉपर्टी वाली वो इस तरह का होता है कमरे के अंदर, उसमें ये काम कर रहे होते हैं। तो एक ही आपकी जो है उसके अंदर इस तरह से डिफरेंट सेशंस बने हुए होते हैं, और डिफरेंट जजेस वकील वगैरह हर कोई अपने अपने रूम में अपने कामों में लगा होता है। लेकिन ये जो बड़े नेशनल मसले होते हैं ना उसके लिए फिर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यहाँ पे जाके ये सब चीजें सॉल्व होती है। फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, इनके अंदर पावर्स की डिवीजन हुई है कि कौन सा काम किसके इख्तियार में, जैसे कि पानी का मसला कौन देखेगा, और इलेक्ट्रिक का मसला कौन देखेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, और आपके फोर्सेस के लॉ कौन बनाएगा, इस तरह की सब चीजें आपके पास डिवीजन हुई है। 18 अमेंडमेंट इंक्रीज प्रोविजनल ऑटोनॉमी, मैंने बताया था ना 17वीं तरमीम बोल दिया था मैंने, 18वीं तरमीम में 1973 के आइन में जो की गई उसके अंदर क्या किया गया, प्रोविंशियल यानी सूबाई इख्तियारात बढ़ा दिए गए। क्योंकि अब जैसे कि आप ये समझ लें कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, ठीक है, और कोई और टीचर दूसरी क्लास टीचर, और एक है हमारे डीन या एचओडी। डीन या एचओडी जो है ना वो आपकी क्लास के बच्चों को इतना नहीं जानते होंगे जितना आपकी क्लास टीचर आपको जानती है। मैं हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली पहचान लूंगी, ये स्टूडेंट पढ़ाई में किस तरह से है, लेकिन डीन का डायरेक्टली आपसे कोई लिंक नहीं है। तो इसी तरह से हम प्रोफेशनल और नेशनल गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो जो सदर वजीर आला या जो है हमारे पास और जो बड़े आपके पास जजेस हैं या बड़े क्या कह लें उसको किरदार हैं, वो डायरेक्टली नहीं जानते कि आपके सूबे का क्या मसला है, आपके इलाके का क्या मसला है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोफेशनल की बात करें तो जो आपके सिर्फ आपके इलाके का काउंसलर होगा वो आपको स्पेसिफिकली पता होगा कि उसको इस इलाके के अंदर क्या मसले है, या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा उसको पता होगा आपके इलाके का क्या मसला है, जो आपके सूबे का हेड होगा उसको पता होगा कि आपके सूबे का क्या मसला है। तो इस तरह से वो उसको आसानी से हल कर सकता है। तो इसमें क्या किया गया, प्रोविंशियल पावर बढ़ा दी गई, सूबों को ज्यादा इख्तियार दिए गए, उनको बजट दिया गया ताकि वो अपने इलाके में अपने एरिया में काम करवा सके, यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर वो हर चीज पास करवाने आगे जाए तो उसमें बहुत एक लंबा प्रोसेस लगता है। इस्लामिक प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लाम इन स्टेट रिलीजन, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मुस्लिम। अच्छा, इस्लाम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन की क्या चीज है कि ये दोनों मुस्लिम होंगे। और मैंने कहा था ना जॉब्स वगैरह में ये कि हम हर चीज पे स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ हमें मुसलमान चाहिए, हिंदू चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए, लेकिन क्योंकि मुल्क मुसलमान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ये हमारे लॉ में है कि हमें मुसलमानों को ही सदारत पे और वजारत पे रखना है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, आपके पास इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल होगी जो कि तमाम फैसले इनके पास अप्रूव होंगे तो फिर आगे
वो आइन में शामिल होंगे या लॉ में शामिल होंगे। नो लॉ अगेंस्ट कुरान एंड सुन्नह, कुरान एंड सुन्नह के अगेंस्ट कोई भी लॉ अप्रूव नहीं किया जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है। हमारे आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं कि वो सोवरेनिटी के ऊपर बेस करते हैं, वो इक्वालिटी के ऊपर बेस करते हैं, और जो है वो क्या था उसके अंदर फ्रीडम के ऊपर बेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन embodies इस्लामिक फाउंडेशन, फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्ट फ्रीडम एंड टॉलरेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पास क्या है, गवर्नेंस इश्यूज। जो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है वो किन वजह से आती है, जो चैलेंजेस बीइंग अ नेशन हमको फेस करने पड़ते हैं वो क्या है, गवर्नेंस इश्यूज। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, और यानी कि वही जो मैंने डिस्कस किया कि इम्प्लीमेंटेशन का गैप है। इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। ये तीन हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इश्यूज है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हमने तीन देख लिए कि ये है हमारे पास। आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स मोरल एंड इस्लामिक फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क, टुगेदर दे शेप पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम। इन सब चीजों को मिला के हमारे पास एक पाकिस्तान का बेहतरीन पॉलिटिकल सिस्टम बनता है और बन सकता है अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, फिर मैं जिसका नाम लूँ वो मुझे उसका आंसर दीजिएगा। जब तक जो है आप ये स्लाइड्स आपके सामने ही आ रही है, देख लें इनको। मैं इनको ग्रुप में शेयर करती हूँ स्लाइड्स को, आप इसको रीड आउट करके रखें, मैं फिर क्वेश्चन पूछती हूँ। जी, तो मैंने स्लाइड शेयर कर दी है, जल्दी से इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगी, इसके बाद हमारी मीटिंग ऑफ हो जाएगी। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान ऑनलाइन है आप मुझे बताइए वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। जी मोहम्मद उस्मान, मैं आपसे पूछ रही हूँ वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। कोई और जो आंसर देना चाहे। इशाल, जी मिस। वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। मिस वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जैसे हमारे मॉडर्न जो दौर है उसमें वेलफेयर जो